साथियों, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ शिक्षाविद, लेखक और विदेश मामलों के जानकार निपुण जी मौजूद हैं। आज चर्चा बेहद खास मुद्दे पर होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इशारा किया है पनामा कैनाल को लेने का, और ग्रीनलैंड को लेकर भी उन्होंने वहां के लोगों पर भी खास जो है वो बातचीत की है, और एक पोस्ट के जरिए बात की गई है। इशारों में बहुत बड़ा जो बात है वो की गई है। आखिर ये पनामा कैनाल का पूरा मुद्दा क्या है, और क्या इस कार्यकाल में इस पूरे मुद्दे को डोनाल्ड ट्रंप सुलझा लेंगे, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। निपुण जी, क्या ये पूरा मामला यहीं से शुरू करते हैं, उसके बाद हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इस बार ये मुद्दा सुलझेगा कि नहीं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार नहीं किया है। जब पिछली बार पावर में थे तब भी उन्होंने पनामा और ग्रीनलैंड का जिक्र किया था, लेकिन इस बार जिस प्रकार से वो उस मुद्दे को उठा रहे हैं और जो उन्होंने पोस्ट की, तो उनका कहना ये है कि अमेरिका की इकोनॉमी के लिए और अमेरिका के सामरिक हितों के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि ये दोनों जो है वो मिलने चाहिए। हालांकि कई लोग तो मजाक मजाक में ये भी कह रहे हैं कि उनका सेल्फ प्लान कनाडा को लेकर भी ऐसा है, तभी वो जस्टिन ट्रूडो को बार बार गवर्नर भी कहते हैं। चलिए, हालांकि कनाडा का तो उन्होंने इस हिसाब से नहीं बोला, लेकिन ग्रीनलैंड और पनामा को लेकर बड़े संजीदा है। पिछली बार भी उन्होंने कहा था, और इस बार भी जिस प्रकार इंटरव्यू वगैरह मैंने देखा, तो पनामा को लेकर तो उन्होंने ये तक कहा कि जिमी कार्टर ने 1977 में ये बड़ी भूल की थी और मात्र $1 में बेच दिया था पनामा को। हालांकि $1 मैंने वो पूरी टीटी पढ़ी है, उसमें मुझे कहीं $1 का मेंशन नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये है कि उनको बताने का मतलब ये है कि अमेरिकन को बताना चाहते हैं कि कितने सस्ते में बेच दिया गया था हमारी जगह को। और ये भी मेंशन किया उस पोस्ट के अंदर, आपने उस पोस्ट को देखा होगा कि वहां पर 38,000 अमेरिकन मारे गए। उनका कहना यह है कि 38,000 अमेरिकन मारे गए थे पनामा नहर को बनाने में। वहां मच्छर वगैरह बहुत ज्यादा थे और 38,000 लोग मारे गए। हालांकि ये भी मैंने कहीं और जगह नहीं पढ़ा, उनके यहीं पढ़ा मैंने। जब मैं इसको स्टडी किया पनामा को, तो वहां पे इस जगह मेंशन नहीं था। लेकिन वो ऐसा कह क्यों रहे हैं, कैश ले रहे हैं, ताकि अमेरिकन का जो एक पूरा कहते हैं ना, इसके जो एक जब भी कोई नेता कोई एक्शंस लेते हैं, इस प्रकार जब कोई कार्रवाई की जाती है, तो पहले एक पूरा पूरा जनता के बीच में एक माहौल बनाया जाता है, एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है, ताकि जनता कार्रवाई को लेकर क्या हो, बिल्कुल एक्शंस के लिए बिल्कुल क्या हो, सरकार का साथ दे, सपोर्ट करे। उस तरह के एक्शन है, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका में ये आवाज आने लगे कि अमेरिका जो है अपने आप को एक्सपेंशन कर रहा है, अतिवादी हो रहा है, साम्राज्यवादी हो रहा है। दुनिया को भी मैसेज मिल जाए कि नहीं भाई, हम साम्राज्यवादी नहीं है। अब कहानी है क्या? कहानी ये है कि अगर आप देखें अमेरिका को, अगर आप देखते हैं, और अमेरिका का भाई अगर हम आज से 100 साल पहले चले, हम आज की बात कर रहे हैं लेकिन 100 साल पहले चले, अमेरिका का एक सिटी है जो हम लोग देखते हैं आपका ईस्ट की ओर। ईस्ट में सिटी है मान लो न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से उनको वेस्ट की ओर अपना कोई सामान भिजवाना है, जैसे सैन फ्रांसिस्को उनका एक सिटी है। तो पहले आपका रेलवे नहीं थी उतना, आपका बसें वाला आपका जो रोड ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो ओशन ही तरीका बैठता था। अब ओशन का तरीका कैसे था आपका? ओशन का पनामा कनाल तो थी नहीं, पनामा कनाल जो है वो 1917 में बनकर तैयार हुई है। तो 1917 से पहले उनके पास क्या रूट था? रूट ये था कि आपका न्यूयॉर्क से कोई सामान चलेगा तो वो पूरा आपका साउथ अमेरिका को घूमते हुए जाएगा कहाँ की ओर आपका, यानी कि बात ऐसे है कि भारत को अगर कलकत्ता से कोई सामान भेजना है गुजरात, तो पूरा श्रीलंका का चक्कर काटते हुए फिर आपका सामान जाएगा। तो ये क्या था, काफी हैवी डिस्टेंस का आपको बन जाता था। तो तब अमेरिका ने योजना बनाई कि हमें पनेला कनाल बनाते हैं, और केवल अमेरिका ने नहीं, ये योजना फ्रेंच ने भी बनाई, क्योंकि फ्रेंच को भी विजिट करना होता था भाई। पहले ये 3-4 देश मुख्य रूप से थे, ब्रिटेन, अमेरिका और आपका फ्रांस, जो अपनी नेवी का इस्तेमाल करते थे, अपनी जो शिप्स उनका यूज करते थे। ब्रिटेन तो उसी के दम पर ही हमारे यहाँ पर क्या किया था, राज किया था, अपनी नेवी के दम पर ही। तो इन्होंने सबने मिलकर पहले फ्रांस से शुरुआत की और फिर बाद में अमेरिका ने। अमेरिका का जो डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा, उसमें मैंने देखा करीब वहां पर 20 से 25,000 अमेरिकन ने काम किया, और कई महीनों तक लगातार काम किया, जब जाके पूरा कनाल आपका तैयार हुआ। जब ये कनाल तैयार हो गया तो उसको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली, और अमेरिका इसको ऑपरेट करता रहा। लेकिन होता क्या है कि पनामा कंट्री के अंदर कुछ समय के बाद वहां पर एक नेशनलिस्ट आवाज गूंजने लगती है, और ये आवाजें गूंजती हैं आपका 1970 के दशक में, यानी कि 1917 से लेकर 70 तक अमेरिका के पास रहा।
70 में ये होता है कि वहां पर बहुत ज्यादा राइट्स होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, और ये कुछ वैसे ही प्रदर्शन थे जैसे सुएज कनाल को लेकर निष्कर्ष ने जैसे उसका राष्ट्रीयकरण किया था, जो ब्रिटेन के लिए सबसे आखिर बोला जाता है कि भारत से चले जाना, दुनिया भर से आजाद होना, तब भी ब्रिटेन के लिए नहीं माना गया था कि ब्रिटेन जो है एक ताकतवर देश नहीं है। लेकिन जब सुएज कनाल का नेशनलाइजेशन हुआ और मिशन ने उसका नेशनलाइजेशन कर दिया और ब्रिटेन कुछ भी न कर पाया, तो तब से माना गया कि ब्रिटेन का जो साम्राज्य है, सूर्य जो है, वो डूब चुका है। तो हुआ ये, जब वहां पर राइट्स होने लगे, सब तमाम बातें होने लगी, तो पनामा गवर्नमेंट ने अमेरिका से बात की। अमेरिका को बहुत दिक्कत हो रही थी काम करने में, क्योंकि अक्सर क्या था, पनामा कनाल के आसपास आके लोग दंगे कर देते थे। जैसे आजकल आप देखते हैं ग्वादर में, आप देखिएगा जो ब्लू लिबरेशन आर्मी है वो चाइना को मारते रहती है, तो उससे कुछ कंडीशंस बन गई थी। तो उसका सोल्यूशन ये निकाला गया, उसमें प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, ये पनामा कनाल जो है हम पनामा को दे देते हैं। उसके लिए उन्होंने पूरी ट्रीटी की, और ट्रीटी में दो चार बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी, उसमें उन्होंने ये बात ट्रीटी में मेंशन किया गया, मैंने पढ़ा उस ट्रीटी के अंदर, कि जब तक ये जो कनाल है ये पनामा के पास रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक इसका न्यूट्रलिटी रहेगी, यानी कि ये न्यूट्रल रहेगा पनामा, और पनामा किसी भी कंट्री को और किसी कंट्री को इसको देने की बात नहीं करेगा, किसी भी तरीके से ये अमेरिका के इंटरेस्ट को दिक्कत पैदा नहीं करेगा। तमाम तरह की बात उसमें लिखी गई। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका जब चाहे इसको न्यूट्रलिटी की बात कर कर कि ये न्यूट्रलिटी नहीं रह गया है पनामा देश, ये रशिया और चाइना के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, अमेरिका के इंटरेस्ट को दिक्कत है, तो अमेरिका उसको मिलिटरीली भी क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। ये 77 की ट्रीटी में मेंशन है। तो हम ये कहें कि लीगल जो स्टेटस है वो अमेरिका के पक्ष में है, अमेरिका जब चाहे ले सकता है। और ये एक बात जानिए चेतन जी, पनामा जो देश है ये मिडिल अमेरिका का कंट्री है। हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका को मैं तीन पार्ट में बांटता हूँ, एक तो नॉर्थ अमेरिका, एक मिडिल अमेरिका। मिडिल अमेरिका बहुत पतला संकरा सा है, आपको दिखाई देगा जैसे एक रस्सी से दो, आपने ना कई बार कारें बांट देती हैं, आपने कभी देखा कोई कार खराब हो गई तो एक कार दूसरी कार को खींचती है और बीच में एक रस्सी होती है मोटी सी, तो उस टाइप का आपको दिखाई देगा। तो उसी में आपका मिडिल अमेरिका में आपका क्या है, आपका पनामा है। तो उस पनामा कनाल को जो आप देखते हैं, तो पनामा कनाल पनामा देश के पास है। पनामा देश इतना छोटा है कि वो चाहकर भी इतना बड़ा कनाल नहीं बना सकते थे। और ये जो पनामा कनाल है ये दो ओशियंस को जोड़ता है। अगर हम बात करते हैं दो ओशियन को, कि आपका इधर आप देखेंगे, मतलब हम देखेंगे अटलांटिक ओशन को, जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन को जोड़ता है पैसिफिक ओशन से। तो पूरा एक लिंकेज है, मैं इसको कहूंगा इंजीनियरिंग का एक बेहद शानदार नमूना ये है। इसमें जहाजों को लिफ्ट किया जाता है, पानी भरा जाता है, फिर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में भेजा जाता है। पूरा एक बहुत बड़ा शानदार, देखेंगे उसके पिक्चर वगैरह को, वीडियो वगैरह देखेंगे आप उसको, तो ग्रीनलैंड पानी को भर भर लेकर के भी निकाला बात जाता होती है। है, और खासतौर पर अमेरिका के लिए भी ये खतरा है। इस बात का भी इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, अमेरिका के लिए इसलिए खतरा है कि अगर कल को जिस प्रकार से चीन है, और चीन के अलावा जैसे चीन ने अपना बहुत सारी एक्टिविटीज जो है लेटिन अमेरिकन कंट्रीज में, यानी कि जो जी। साउथ अमेरिका कंट्रीज है वहां पर हम्म। बढ़ाई है। ऑलरेडी रशिया के काफी सारे अलाइज, जैसे हम क्यूबा वगैरह की बात करें, वो आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल मिडिल अमेरिका में और साउथ अमेरिका में है। तो ये एक बात मानी जा रही है कि रशिया जो है एक बहुत बड़े लंबे ओशियन वॉर की तैयारी कर रहा है रशिया। और आप देखेंगे जो भी ग्रीनलैंड की बात अमेरिका ने की है, वो भी ऐसे ही नहीं की है। ग्रीनलैंड की जो बात की है वो भी इसलिए की है क्योंकि रशिया जो है एक बहुत बड़े कोल्ड वॉर की तैयारी कर रहा है। कोल्ड वॉर यानी कि सर्दियों में, विंटर में लड़ने वाली जो तैयारी, लड़ाई वॉर होती है, उसकी तैयारी कर रहा है। और आप देखेंगे ग्रीनलैंड के आसपास जो अंटार्कटिक रीजन है, यानी कि जो अंटार्कटिक आपका ओशन है, उसमें ज्यादा आपको जो नेवी के बेस कैंप मिलेंगे, आर्मी के बेस कैंप मिलेंगे, वो रशिया के ज्यादा मिलेंगे इन द कंपेरिजन ऑफ द नाटो। ये बात खुद डेनमार्क ने बोली है। तो अमेरिका को ये सिक्योरिटी रीजन ये है कि अगर पनामा कनाल इन जैसे देशों के पास चली जाती है, तो अमेरिका की जो सप्लाई लाइन है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, चौक हो जाएगी। और यहाँ पर बैठकर कहीं ना कहीं अमेरिका जो अपने सिटीज से, देखिए आज भी जो ट्रेड होता है ना चेतन जी, वो बाई रोड, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट के मुकाबले आज भी ओशन के थ्रू होता है। क्योंकि ओशन का जो ट्रेड है वो बहुत ही सस्ता पड़ता है, चीप पड़ता है, कि बस आपको क्या करना है, शिप को पानी में उतार देना है और शिप को आपको रन कर देना है। तो आप इजिली समुद्र से होते हुए, ना आपको रोड बनाना है, ना आपको पेट्रोल बहुत ज्यादा लगना है, आप ज्यादा से ज्यादा सामान लेके जा सकते हैं। बाकी आप फ्लाइट्स की बात करते, तमाम सारी चीजों की बात करते हैं, तो देयर इज अ वेरी कॉस्टली।
तो जी उसके लिए अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो इस बात को लेकर हो जाता है कि उसके इकोनॉमिकल इंटरेस्ट और आपके स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट दोनों उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। जी। अगर इस एक चीज को और देखें निपुण जी, तो ग्रीनलैंड के लोगों को लेकर भी उन्होंने एक बात कही है कि वहां पर जो लोग हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिका की जरूरत उन्हें है, अमेरिका को उनको जरूरत है। तो ये क्या कहना चाहते हैं इसमें ट्रम्प? हाँ, ये बड़ा अच्छा, अभी मैं जो ग्रीनलैंड की बात कर रहा था, देखिए जो आर्कटिक क्षेत्र में आपके पूरा आपका पड़ता है ग्रीनलैंड, और दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, आयरलैंड है ये। और ये पूरा आपका 12 महीने आपका आइस में रहता है, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है। यहाँ पे लोग ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 50 से 60 हजार की जनसंख्या यहाँ की है। और ये डेनमार्क के कंट्रोल में है ग्रीनलैंड, डेनमार्क इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अभी डेनमार्क ने इस बात को बोला है कि जो आर्कटिक क्षेत्र है उसमें रशिया ने अपने बहुत सारे मिलिट्री के बेस कैंप बनाए हैं, जो नाटो ने नहीं बनाए हैं अभी तक। और कहीं ना कहीं रशियंस के बहुत सारे जो, हम बात करें गवर्नर जनरल्स की बात करें, उन्होंने बात बोली है कि अगर रशिया के प्रेसिडेंट चाहें तो हम बहुत, मतलब कहते हैं ना, बहुत जल्द ग्रीनलैंड को अपने मिला सकते हैं। अब जी ग्रीनलैंड को लेकर जो रशिया और अमेरिका में ये जो बात चली है, क्यों चली है, एक्चुअली जो ग्रीनलैंड है इनके पास में रेयर, मतलब रेयर जो आपके अर्थ एलिमेंट्स है वो यहाँ पर हैं, जिसमें हम बात करें तीन मेनली। एक तो आपका ग्रेफाइट, दूसरा आपका गैलियम, और तीसरा आपका लिथियम। और हम इसमें बात करें, अगर गैलियम की बात करें, गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका 98% जो पूर्ति है पूरे वर्ल्ड की, वो चाइना करता है। 98% दुनिया को चाइना देता है गैलियम। तो अमेरिका को लगता है कि जो ग्रेफाइट है, गैलियम है और आपका लिथियम है, अगर मैं ग्रीनलैंड पे कंट्रोल कर लेता हूँ तो ये सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, मेरे हो जाएंगे। मुझे लगता है डेनमार्क को भी बहुत बड़ी आपत्ति नहीं होगी। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, अगर आप देखें 1940 में अगर हम बात करें, उस समय ट्रूमैन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने डेनमार्क को ऑफर भी दिया था कि डेनमार्क आप हमको ये ग्रीनलैंड दे दीजिए, 100 बिलियन का ऑफर किया था। उस समय डेनमार्क ने मना कर दिया था, दिया नहीं था। नहीं तो पहले भी ट्रूमैन वही है जिनके दौरान हम देखें तो कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी 1945 में। तो ट्रूमैन को ऑफर को मांगा नहीं था। तो ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई यकायक बोल दिया इस बात को, पहले भी अमेरिका के द्वारा प्रयास हुआ है कि ग्रीनलैंड में मिला लिया जाए। और मुझे लगता है कि अभी डेनमार्क जो है प्रेजेंट में, हो सकता है क्योंकि उसको ये डर हो सकता है कि रशियंस ने अगर अटैक किया तो हम इसको बचा भी नहीं पाएंगे। तो हो जी सकता है डेनमार्क खुद बेच ही दे, मिलिट्री अमेरिका को यूज करनी भी ना पड़े और मिला भी ले। आपने एक बड़े अच्छा प्रश्न पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार मिला लेंगे क्या। अच्छा, मुझे लगता है इस बार पॉसिबिलिटीज 100% है। मतलब 100% के थोड़ा सा ज्यादा अतिशोक्ति हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मिला देंगे। रीजन क्या है, क्योंकि तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो बहुत ही हैवी मेजोरिटी से चुनकर आए हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर आप कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस में रिपब्लिकन का दबदबा है, चाहे सीनेट की बात करें चाहे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें। और जो अगर आप जुडिशरी में भी देखें तो जितने भी जजेस आज बैठे हैं जुडिशरी में, मोस्टली आपके जो है डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में चुने गए हैं। तो आप देखें इतनी पावरफुल पोजीशन में अगर डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो अपने देश में तो पूरा अपना यानी कि पावरफुल पोजीशन हो गए। और दूसरा, दुनिया में चल रहा है क्योस। आज कोई कंट्री ऐसा नहीं जो अमेरिका को ये कहे कि तुम गलत कर रहे हो। उसका रीजन ये है क्योंकि सभी, चाहे रशिया हो वो यूक्रेन में उलझा हुआ है। चीन की अगर हम बात करते हैं, चीन ताइवान में अपने कंट्रोल करने की बात, दुनिया भर की चीजें चीन ने, चाहे वो साउथ चाइना सी में यूएन की बात ना माना हो। तो कोई आज ऐसा देश नहीं है जो ये कहे। देखिए भारत की कंडीशन अलग है, भारत की साइड आप बात कर दीजिए, लेकिन जो ताकतवर देश हम बात करते हैं तो वो किसी भी आधार पर अमेरिका को ये नहीं कह सकते कि तुम गलत कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि इस समय अमेरिका के लिए बहुत ही बेटर सिचुएशन है, अगर वो ग्रीनलैंड और पनामा को लेना चाहता है तो। बिल्कुल। और अब देखने वाली बात होगी कि इस कार्यकाल में, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप से लगाई जा रही हैं, और क्योंकि अभी वो आधिकारिक रूप से उन्होंने शपथ भी नहीं ली, उससे पहले ही दुनिया भर में हलचल है, खलबली एक तरीके से मची हुई है। और अब एक और जो पुराना मुद्दा अमेरिका का, वो एक बार फिर उठकर सामने आया है कि इस कार्यकाल में अमेरिका में आने वाले जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस मुद्दे को भी सुलझा ही लेंगे। ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप और हम मिलकर जल्दी से एक इस पूरे मुद्दे पर एक डिटेल स्टोरी जरूर करें, ताकि हमारे दर्शकों को और आसानी से सारी चीजें जो हैं वो नक्शे के साथ समझ आ पाए।
और कई और भी हम स्टोरीज लेकर आने वाले हैं, खासकर आप लोगों के लिए। तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा एनएमएफ न्यूज के साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। नमस्कार।